20 जनवरी 2016 की रात गोरखपुर की अशोक नगर कॉलोनी में एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उनका 5 साल का बेटा नितिन आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। लेकिन जब सुबह उनके कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। कमरे के अंदर दोनों लाश बन करके पड़े थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिससे उनका सर पूरी तरीके से कुचला गया था और पास में ही उनके 5 साल के बेटे नितिन की भी लाश पड़ी हुई थी। ये दृश्य काफ़ी भयावह था। देखने वालों के लिए इसे देखना बहुत ही ज़्यादा दुखदाई और बहुत ही मुश्किल था। साथ ही ये बिलीव करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि आखिर कल रात या फिर कहें कि अब से कुछ घंटे पहले ही जो सही सलामत सुरक्षित अपने कमरे के अंदर सो रहे थे, इस समय वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। कमरे के अंदर आसपास की सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी। घर से कुछ पैसे और जेवर भी गायब थे। देखने से मामला चोरी का लग रहा था, लेकिन जब कातिल का पता लगता है तो सिर्फ उस परिवार की नहीं बल्कि पूरे के पूरे गोरखपुर सहित पूरे देश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, आखिर कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। और आज की इस स्टोरी में आपको पता लगेगा कि कैसे एक माँ का दूसरा रूप भी हो सकता है। तो साल 2008 की बात है। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की शादी को मात्र 6 महीने हुए थे, लेकिन फिर भी तलाक की नौबत आ चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की जो वाइफ थी वो सिंगापुर में पली बड़ी थी। छोटी थी तभी से सिंगापुर में रह रही थी, तो जॉइंट फैमिली के अंदर वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। और डॉक्टर की जो फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी, जिसके अंदर माँ, भाई, भाभी, बच्चे, मतलब सभी रहा करते थे। अब डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के सामने मात्र 2 विकल्प थे, या तो वो अपनी पत्नी को छोड़े या फिर वो अपनी फैमिली को छोड़े। लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अपने पिताजी की डेथ के बाद परिवार ही था जिसने उसका पूरा सपोर्ट किया था। उसके भाई ने उसकी पढ़ाई में खर्चा किया, पैसे लगाए, तब जाकर के वो डॉक्टर बना। और अब डॉक्टर बनते ही शादी होने के बाद अगर वो फैमिली को छोड़ देता है तो वो मतलब ही कहलाएगा। इसलिए वो अपने परिवार को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। तो इसका नतीजा ये निकला कि आखिरकार डॉक्टर ओम प्रकाश यादव को अपनी वाइफ से तलाक लेना पड़ा। और फिर डॉक्टर की ज़िंदगी में एक बार फिर से खामोशी सा गई। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये खामोशी अब ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के जितने भी पड़ोसी थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उनको सिर्फ एक बात पता थी कि ओम प्रकाश यादव एक डॉक्टर है और अच्छा पैसा कमाता है। इसीलिए सब अपनी अपनी तरफ से रिश्ते का जुगाड़ कर रहे थे। कोई अपने रिश्तेदारों के रिश्ते ला रहा था तो कोई अपनी पहचान वालों के रिश्ते लेकर के आ रहा था। और इसीलिए एक दिन डॉक्टर ओम प्रकाश का बड़ा भाई राजकुमार उससे कहता है कि तेरे लिए लखनऊ से एक नया रिश्ता है। ओम प्रकाश यादव बोलता है कि इतनी जल्दी, मतलब अभी तो तलाक हुआ है, कुछ ही तो दिन हुए, इतनी जल्दी किसने हाँ कर दी, और वो भी एक बार तलाक हो जाने के बाद। तो राजकुमार कहता है कि भाई देख, फैमिली अच्छी है, मैंने फैमिली देख ली है, लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, धार्मिक लड़की है, मंदिर भी जाती है, पूजा पाठ भी करती है, और ये भी है कि उनको इस बात का पता है कि तुम्हारा तलाक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शादी करने के लिए बिल्कुल राजी है। तो कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर तुम्हारी हाँ है तो फिर रिश्ते की बात आगे की जाए। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, आप देख लो, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वही करो। फिर भी डॉक्टर का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारी हाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी का नहीं। डॉक्टर कहता है कि इससे पहले भी मैंने खुद ने फैसला लिया था, लेकिन क्या हुआ, 6 महीने के अंदर ही शादी टूट गई। इतने में ओम प्रकाश यादव की माँ आती है, बागेश्वरी देवी, और वो कहती है कि अब की बार सब अच्छा होगा। तो इसके बाद में सभी की राजी खुशी से फैसला लिया जाता है कि ओम प्रकाश यादव की शादी करवाई जाएगी। इसके बाद में साल 2009 में ओम प्रकाश यादव की शादी कर दी जाती है। लड़की का नाम था अर्चना यादव। लड़की घर आती है ओम प्रकाश यादव के, तो सारा सन्नाटा, सारी खामोशी खत्म हो जाती है। वो एक बार फिर से सभी परिवार वालों को एक साथ खुशियों में समेट लेती है। मतलब उसके आने के बाद में पूरा परिवार खुश था, रौनक एक बार फिर से लौट आई थी। लड़की धार्मिक भी थी, पूजा पाठ भी किया करती थी, तो सबको बहुत पसंद आने लगी थी। अब शादी के उत्सव के खत्म होने के बाद जिंदगी एक बार फिर से कामकाज की ओर लौटती है। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट थे, वो अपने क्लिनिक से आने में रोज़ लेट हो जाया करते थे, क्योंकि कोई ना कोई पेशेंट होता था जिसके लिए वो रात को देर तक रुक जाते थे। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहता था। लेकिन एक दिन जब ओम प्रकाश यादव देर रात घर लौटे
तो अर्चना पहले से जाग रही थी और दिन वो यूजुअली सो जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो जाग रही थी। जैसे ही ओम प्रकाश यादव आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में अर्चना के पास जाकर के बैठते हैं। अर्चना उनसे कहती है कि आज फिर देर हो गई। ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि हाँ, आज मरीज थोड़े ज़्यादा थे इसलिए आज फिर से लेट हो गया। थोड़ी देर दोनों खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन उसके बाद में अर्चना यादव अचानक से बोलती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ओम प्रकाश बोलता है कि ठीक है, बोलो क्या बात है। अर्चना कहती है कि क्या हम अलग नहीं रह सकते। ओम प्रकाश एकदम से चौंक जाते हैं कि आखिर ये कह क्या रही है। अर्चना कहती है कि देखो, तुम रोज़ लेट हो जाते हो और जब आते भी हो तो सबसे पहले खाना खा करके अपने परिवार वालों के साथ बैठते हो, परिवार के साथ समय बिताते हो, अपने भाई, अपने माँ, भाभी, इनके साथ में। तो मेरे को तो तुम टाइम ही नहीं दे पाते और जब तक तुम फ्री होते हो तब तक सोने का समय हो जाता है। ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि भाई जॉइंट फैमिली में तो ऐसा ही होता है। लेकिन अर्चना कहती है कि फिर मेरा क्या, मैं भी तो तुम्हारे पीछे अपना घर छोड़ करके यहाँ आई हूँ, मुझे भी तो टाइम चाहिए थोड़ा बहुत। ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से खामोश हो जाते हैं। घूम फिर के उसकी ज़िंदगी उसी पॉइंट पर आ रुकी थी जहाँ पर पिछली शादी टूटी थी। फिर ओम प्रकाश धीमी आवाज़ में कहता है कि देखो, मैं अपने परिवार और अपने घर वालों को तो नहीं छोड़ सकता। दिन एक बार फिर से गुजरने लगते हैं। अब अर्चना का स्वभाव धीरे धीरे थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा था। एक दिन तो उसकी अपनी सास बागेश्वरी देवी से थोड़ी कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद में जैसे ही ओम प्रकाश यादव घर लौटे तो सब परिवार वालों ने उनको बुलाया, अपने पास बिठाया और बोला कि देखो, अब तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि क्या हुआ। उनकी माँ कहती है कि देखो, अर्चना अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, वो अलग रहना चाहती है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें अलग हो जाना चाहिए अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम खुशहाली चाहते हो। ओम प्रकाश कहता है कि लेकिन माँ, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सभी घर वाले ओम प्रकाश यादव को मना लेते हैं और तय होता है कि अब ऊपर वाली मंजिल पे सिर्फ डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उनका परिवार रहेगा, यानी दोनों पति पत्नी, और नीचे वाली मंजिल में यानी ग्राउंड फ्लोर पे सभी लोग रहेंगे। ये तय हो जाने के बाद में खाना भी अलग बनने लगा, दोनों ऊपर रहने लगे, बाकी परिवार वाले नीचे रहने लगे। अब घर में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उनके परिवार वालों के बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी थी जो कि दिखाई नहीं देती थी। लेकिन शादी के लगभग 3 साल बाद 2012 के अंदर एक बार फिर से उनके परिवार में खुशियाँ लौटती है। अर्चना पहली बार माँ बनती है, वो एक बेटे को जन्म देती है। पूरा परिवार बेहद खुश था। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उनकी पत्नी अर्चना दोनों की जिंदगी अब अपने बेटे के इर्द गिर्द सिमट गई थी। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव क्लिनिक जाते, देर रात तक लौटते और घर पर बेटे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी रहती उनकी वाइफ अर्चना यादव की। और अर्चना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छे से निभा रही थी। और चूंकि अब घर के अंदर एक बच्चा भी था तो घर के अंदर उसको अकेलापन भी महसूस नहीं होता था। समय निकलने लगता है और फिर बेटा हो जाता है 3 साल का। 3 साल का होने के बाद उसका प्री नर्सरी में एडमिशन हो जाता है। एक बार फिर से घर के अंदर सन्नाटा सा जाता है। बेटा सुबह स्कूल जाता, शाम को लौटता, और ओम प्रकाश यादव भी सुबह क्लिनिक जाते, शाम को लौटते। अर्चना एक बार फिर से अकेली हो चुकी थी। अब अर्चना को अकेलापन पहले से ज़्यादा सताने लगा था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे घर के अंदर रहते हुए भी मेरा अकेलापन दूर हो जाए। उसने एक फेसबुक आईडी बनाने की सोची। अब यहाँ से पूरी चीज़ें एकदम से अलग होंगी, यानी कि यहाँ से पूरा सीन, पूरा सिस्टम, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे उसने एक फेसबुक आईडी बनाई, उसके बाद में उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है अजय यादव नाम के लड़के की। अजय भी शादीशुदा था, इधर अर्चना भी शादीशुदा थी। अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद वो उसकी प्रोफाइल चेक करती है। प्रोफाइल चेक करती है तो उसके अंदर अजय ने काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के साथ में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ में, रैलियों में ऐसी पोस्ट की हुई थी। अर्चना उससे थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है, धीरे धीरे उसकी सारी फ़ोटोज़ को लाइक करती जाती है और फिर आखिर में उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है। अर्चना को अजय की लाइफ काफ़ी खुली खुली लग रही थी, यानी कि उसके अंदर उसको घुटन नज़र नहीं आती थी जो कि अपनी खुद की ज़िंदगी में नज़र आती थी। अजय घूमता रहता था, लोगों से मिलता रहता था, काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। तो इसीलिए अर्चना उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और उसे लगने लगा कि ज़िंदगी तो ये है, मेरी ज़िंदगी तो एकदम नर्क बनी हुई है। अब इसके बाद में अजय का मैसेज आता है, हाय, लगता है आपको मेरी प्रोफाइल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। ये उसने इसलिए बोला था क्योंकि अर्चना ने उसकी ज़्यादातर फ़ोटोज़ को लाइक कर दिया था। इधर से अर्चना जवाब देती है कि हाँ। फिर अजय बोलता है कि आपको मैं पसंद नहीं आया। अर्चना को समझ नहीं पाई, उसने बोला क्या? तो अजय ने कहा कि क्या आपको सिर्फ मेरी प्रोफाइल पसंद आई, मैं आपको पसंद नहीं आया? प्रोफाइल तो मेरी है,
अगर प्रोफाइल पसंद आई है, फ़ोटोज़ पसंद आई है, तो जेन्युइन सी बात है कि मैं भी आपको पसंद आया हूँगा। अर्चना इस बार कोई रिप्लाई नहीं देती है। अब करीब 10 दिन बाद अजय एक बार फिर से मैसेज करता है कि मुझे अभी पता लगा कि आप भी यादव हैं। अब इस बार अर्चना कहती है कि हाँ, मैंने तो फ्रेंड रिक्वेस्ट ही ये देख करके एक्सेप्ट करी थी कि आप यादव हैं। मैंने सोचा कि कहीं कोई रिश्तेदार होगा, कोई दूर का रिश्तेदार होगा। अब यहीं से बातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। पूरी दोपहर भर दोनों आपस में बात करते रहते। घर के अंदर की जो खामोशी थी, या फिर कहें कि मन के अंदर का जो सन्नाटा था, अर्चना का वो सन्नाटा मोबाइल की स्क्रीन पर जा कर के ख़त्म होने लगा। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे करते करते अब लगभग सारे दिन भर दोनों की आपस में बात होती रहती। अजय अब रोज़ नई नई पोस्ट डालने लगा, कभी किसी रैली की, कभी किसी बड़ी गाड़ी के साथ में, कभी कहीं घूमते हुए, और अर्चना उनको लाइक कर दिया करती। अर्चना अजय से अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी, इसलिए उसने एक दिन अजय को लिखा कि जलवा तो आप ही लोगों का है, हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही है। खैर छोड़िए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये पढ़ करके अजय ने कहा कि लगता है आपके पतिदेव आपको बहुत कम समय देते हैं, या फिर समय नहीं देते हैं। अर्चना ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बस इतना कहा कि हाँ, जो भी है चल रहा है सब कुछ। अब अजय को एक और मौका मिल गया था अर्चना का भरोसा जीतने का और उसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस करने का। तो अजय लिखता है कि समय देना भी एक कला होती है, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अर्चना की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद में अजय लिखता है कि एक बार मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ ना, उसको कभी छोड़ता नहीं। अर्चना जवाब तो नहीं देना चाहती होगी, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया कि कभी नहीं छोड़ते। बात अब कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी। अजय बोलने लगा कि आप चाहो, आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका भी हाथ पकड़ सकता हूँ। अर्चना की धड़कनें तेज़ होने लगी। फेसबुक से शुरू हुई ये फ्रेंडशिप अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बदल चुकी थी। दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब दोनों फेसबुक की बजाय डायरेक्ट कॉल पर बात करने लगे, वीडियो कॉल भी हो जाने लगी। धीरे धीरे दोनों को आपस में इतना लगाव हो गया कि अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। फिर एक दिन अजय कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो सिर्फ एक बार बोल देना, मैं दूसरे ही दिन तुम्हारे सामने होऊंगा। तो अर्चना ने भी कह दिया ठीक है, फिर जब तुम्हारा मन करे तब आ जाओ। अब कुछ दिन बाद अजय का मैसेज आता है कि कल मैं गोरखपुर आ रहा हूँ। अर्चना मैसेज पढ़ लेती है और उसके बाद में फ़ोन को साइलेंट कर देती है। अगले दिन अजय गोरखपुर पहुँच चुका था। शाम के लगभग 5 बजे अर्चना अपनी सास से कहती है कि आज मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ, मार्केट जाऊँगी, मंदिर जाऊँगी, तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। अब अर्चना की सास ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो उसका स्वभाव जानती थी। थोड़ी देर में वो कहा सुनी पर उतर आती थी, तो उसने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अर्चना घर से निकल जाती है। अजय को मैसेज करती है कि मैं घर से निकल चुकी हूँ। तो अजय उसको एक होटल का एड्रेस भेजता है कि यहाँ पर आ जाओ। अर्चना धीरे धीरे उस होटल के करीब पहुँच रही थी। जैसे ही उसने होटल के अंदर एंटर किया, उसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। वो धीरे धीरे उस रूम की ओर बढ़ रही थी जो रूम नंबर अजय ने दिया था। रूम के आगे जाकर के उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो सामने वही चेहरा था जिससे वो पिछले कई महीनों से लगातार फ़ोन पे बात कर रही थी, वीडियो कॉल में बात कर रही थी। वही चेहरा जिससे मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेताब थी। दोनों रूम के अंदर जाते हैं। घंटों बातचीत होती है, लेकिन दोनों में से किसी को पता नहीं था कि ये मुलाकात एक ऐसे सफ़र की शुरुआत है जिसका अंजाम दोनों के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। खैर, अर्चना अजय से मिलकर के बेहद खुश थी। अब अजय का गोरखपुर आना आम हो चुका था। यूजुअली वो हफ्तों में गोरखपुर आ जाया करता था। अब अर्चना की ज़िंदगी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ घर, पति, बच्चा, और दूसरी तरफ अजय। एक दिन अजय कहता है कि हमेशा मैं ही तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, क्या तुम मेरे शहर फिरोज़ाबाद नहीं आ सकती? अर्चना चौंक करके कहती है कि पागल हो क्या, मैं शादीशुदा हूँ, मैं फिरोज़ाबाद कैसे आ सकती हूँ? उधर से अजय कहता है कि हाँ, तो मैं भी तो शादीशुदा ही हूँ। अर्चना कहती है कि तुम्हारी बात अलग है, तुम एक मर्द हो, तुमको कोई रोक टोक नहीं करता, कोई तुमसे पूछता नहीं, तुम्हारी जहाँ मर्जी तुम आ जा सकते हो। तो तुम्हारी बात और मेरी बात में बहुत फ़र्क है। लेकिन अजय अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, इस बार तुम्हें ही आना होगा। अब अर्चना काफ़ी देर तक अपने दिमाग में कुछ सोचती रहती है। कुछ देर बाद वो अजय से कहती है कि देखो, मैं फिरोज़ाबाद तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं लखनऊ आ सकती हूँ। लखनऊ में मेरा मायका है, मेरा घर है, तो वहाँ पर जाने से मुझे कोई रोक टोक नहीं है। अजय भी मान जाता है कि ठीक है, फिर फिरोज़ाबाद ना सही तो लखनऊ सही, दोनों मिल तो लेंगे। इसके बाद में शाम को जब ओम प्रकाश घर लौटता है, यानी कि डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जो कि अर्चना के पति थे, वो जब घर लौटते हैं तो अर्चना अपना बैग पैक कर रही थी। ओम प्रकाश यादव पूछता है कि कहीं कोई जाने की तैयारी है?
अर्चना कहती है कि हाँ, काफ़ी दिन हो गए मुझे अपने घर गए हुए, मुझे याद भी आती है और मुझे जाना भी है, तो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाऊँ। ओम प्रकाश ने पूछा, कितने दिन रुकोगी? उसने कहा, ज़्यादा नहीं, जल्दी आ जाऊँगी। अब डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, जो कि उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, उसको भी पता था, लेकिन जब वो घर जाने लगी तो ओम प्रकाश को उस पर थोड़ा प्यार उमड़ने लगा। उसने कहा कि जल्दी आना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब अर्चना कहती है कि अगर तुम यहाँ रहते हुए ही मुझे मिस करते तो शायद मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता ही ना पड़ती। ये बातों को दोनों मजाक में टाल देते हैं। अब फिर वो दिन आता है जब अर्चना अपने मायके जाती है। वो जैसे ही अपने मायके में अपने घर के अंदर जाती है, सबसे पहले अपने बेटे को वहाँ पर छोड़ती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है उस होटल के लिए जहाँ पर अजय ने उसे आने के लिए कहा था। दोनों एक बार फिर से होटल रूम के अंदर मिलते हैं, घंटों बातचीत होती है, ज़रूरतें पूरी होती है। उसके बाद में अजय से अर्चना कहती है कि ठीक है, देखो अब तुमने कहा मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई, लेकिन अब तुम्हें कैसे भी करके मेरे घर गोरखपुर आना होगा मुझसे मिलने के लिए। इस बार अजय चौंकता है, कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे कैसे आ सकता हूँ? अर्चना कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं, अब तुम्हें मेरे घर आना होगा। मतलब दोनों खुद अपनी कब्र खोद रहे थे धीरे धीरे, और दोनों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। तो इन सबके बीच में तय होता है कि अजय रिश्तेदार बन करके अर्चना के साथ उसके घर जाएगा। यादव है तो किसी को शक भी नहीं होगा। इसी तरीके से दोनों गोरखपुर चले जाते हैं। जब ओम प्रकाश ड्यूटी से वापस आते हैं तो घर में एक अनजान आदमी को बैठे हुए पाते हैं। वो अर्चना से पूछते हैं, कौन है ये? तो अर्चना कहती है, ये मेरे पापा के बुआ के लड़के हैं, पापा ने मुझे अकेले नहीं आने दिया तो इनको साथ भेज दिया। अब डॉक्टर कहता है कि भाई ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, चाय वाय पिलाओ इनको, खातिरदारी करो। तो अर्चना कहती है कि हाँ हाँ, मैंने इसको चाय भी पिलाई दी और ऐसी खातिरदारी करी है कि शायद किसी ने नहीं की होगी। अब इसके बाद में अजय का अर्चना के ससुराल यानी गोरखपुर वाले घर में भी आना जाना यूजुअल हो चुका था, और इधर अर्चना का स्वभाव दिनों दिन बदलता जा रहा था। ओम प्रकाश क्लिनिक से भी जब अर्चना को कॉल करते तो बार बार बिजी आता, घर पे आते तब भी अर्चना फ़ोन से चिपकी रहती। अब डॉक्टर ओम प्रकाश इससे थोड़े परेशान होने लगे थे, और जब ओम प्रकाश उसे टोकते तो वो कहती कि देखो आपके पास तो टाइम होता नहीं है, तो मैं किसी न किसी से तो बात करूंगी ना, क्या मैं किसी अपनी दोस्त से बात भी नहीं कर सकती? अब धीरे धीरे अर्चना की दूरियां ओम प्रकाश से बढ़ती जा रही थी और अजय के साथ नज़दीकियाँ। लेकिन एक दिन परेशान होकर के डॉक्टर ओम प्रकाश ने अर्चना से पूछा, क्या तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है? तो अर्चना इस पर बुरी तरह बिगड़ जाती है। वो कहती है कि क्या लगता है तुम्हें, कैसी औरत हूँ मैं? क्या तुम्हें यही लगता है कि मेरे किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा? मैं यही काम करती हूँ। डॉक्टर ने बात को आगे बढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा, वो चुप हो गए। लेकिन उनके मन के अंदर शक का बीज गहराई में बैठ चुका था। घर का माहौल अब बदलने लगा था। दोनों के बीच में बातें भी बंद हो गई, दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे, इसलिए वो भी अब खुली बगावत पर उतर आई थी। जैसे ही डॉक्टर ओम प्रकाश यादव उनसे कुछ कहते, वो तुरंत उसका गुस्से में जवाब देती और कहती कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत रहो मेरे साथ। 10 जनवरी 2016 की दोपहर दोनों के बीच में झगड़ा हुए अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे। दोनों की बोलचाल बिल्कुल बंद थी। अर्चना अकेले कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से अजय था। फ़ोन उठाने के बाद अर्चना थोड़ी घबराई हुई बात करती है, तो अजय पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है? अर्चना कहती है कि फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगा। अब हम दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। तो दूसरी तरफ से अजय कहता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अर्चना कहती है कि रिस्क तो तब होगा जब हम छुप कर मिलते रहेंगे, या तो अब हम दोनों एक होकर के रहेंगे और नहीं तो सब कुछ खत्म होकर रहेगा। अर्चना ने कहा कि या तो तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ या फिर मेरे पति को मेरी ज़िंदगी से हटा दो। अजय कहता है, क्या तुम्हारी दुनिया से हटाना है या फिर इस दुनिया से ही हटाना है? अर्चना कहती है कि तुम इस दुनिया से ही उन्हें हटा दो हमेशा हमेशा के लिए। अब आती है 20 जनवरी 2016 की रात। गोरखपुर में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की गली में या फिर कहें कि मोहल्ले में एक शादी थी, तो सब लोग वहाँ पर गए हुए थे। अर्चना ने जाने से मना कर दिया था, ये प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। अजय उस दिन सुबह ही गोरखपुर पहुँच चुका था। जैसे ही सब घरवाले शादी में जाते हैं, अजय चुपके से उसके घर के अंदर चला जाता है। अर्चना उसे अपने कमरे में ले जाती है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और दोनों मिलकर के पहले बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, दोनों अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। उसके बाद में इंतज़ार करने लगते हैं कि कब वो लोग आएँ और कब सब घर वाले सो जाएं। अब जैसे ही ओम प्रकाश यादव अपने घर लौटता है तो देखता है कि अर्चना का कमरा तो अंदर से बंद था, तो अपने बेटे नितिन को अपने पास ही सुला लेता है। अजय और अर्चना अब पूरी तरह तैयार थे। कुछ देर बाद दोनों अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे आगे अर्चना चल रही थी और उसके पीछे अजय था। अजय के हाथ में एक हथौड़ा था।
अर्चना धीरे से ओम प्रकाश के कमरे का दरवाज़ा खोलती है। फिर धीरे धीरे ओम प्रकाश के सिराने के पास जा करके उसकी रजाई उसके सर के ऊपर से हटाती है। फिर अजय को आगे आने के लिए कहती है। अजय आगे आता है और पूरी ताकत से हथौड़ा ओम प्रकाश के सर पे दे मारता है। ओम प्रकाश की आवाज़ निकालने की कोशिश तक नाकाम रही। वो हथौड़ा पूरी तरीके से उसके सर में धंस गया। इसके बाद में अजय लगातार 2-3 बार और करता है। पूरा बिस्तर खून से सन चुका था। पूरे कमरे के अंदर एक सन्नाटा था। लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज़ होती है। हथौड़ी की आवाज़ से 4 साल का बच्चा नितिन जग चुका था और जगने के बाद में उसने वहाँ पर जो मंजर देखा उसे देख करके वो पूरी तरीके से घबरा गया। वो वहाँ से भाग करके अपनी माँ की गोद में जा चढ़ा। उसे लगा कि सबसे सुरक्षित जगह अपनी माँ की गोद ही है, इससे ज़्यादा सुरक्षित और क्या हो सकता है। वो अपने पिता को इस तरह खून में सना हुआ देख करके और उसके पास में अजय को हथौड़ा लिए हुए देख करके बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे लगा कि वो अपनी माँ के पास रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही माँ जो अपने प्रेम में इतनी स्वार्थी हो चुकी थी कि उसने ना तो अपने परिवार की सोची, ना अपने पति की सोची और ना अब अपने बच्चे की सोचने वाली थी। उसने अजय से कहा कि लो इसे भी मार दो। ये कहते हुए उसका दिल तक नहीं घबराया। एक सेकंड के लिए उसकी ममता ने ये नहीं सोचा कि ये अपना ही बच्चा है। 9 महीने पेट में रख करके इसको जन्म दिया है। किस तरीके से 4 साल तक इसे पाल पोस करके बड़ा किया है। भले ही उसकी ममता ने उसको ना रोका हो, लेकिन थोड़ी सी दया अजय के मन में थी। उसने कहा कि मुझे इस बच्चे को नहीं मारना है, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। तो इस बार अर्चना खुद कहती है कि ठीक है, तुम नहीं मार सकते तो मैं खुद ही इसे मार देती हूँ। बच्चा अपनी माँ की ओर देख रहा था, कभी उस आदमी की ओर जो उस तरफ खड़ा था। वो सब कुछ समझ रहा था। वो मान रहा था कि अब उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, लेकिन फिर भी उसको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो अपनी माँ की गोद में था और माँ की गोद से सुरक्षित जगह और भला कहाँ हो सकती है। लेकिन अर्चना ने कुछ देर बाद ही उससे बिस्तर पर पटका जोर से उसका गला दबा दिया। माँ के हाथों में ही वो बच्चा छटपटाता रहा और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। उधर अर्चना के पति की और इधर एक छोटे 4 साल के मासूम बच्चे की लाश इस बात की गवाही दे रही थी कि इन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसे अब कभी भी बदला नहीं जा सकता। उसके बाद में दोनों पूरे घर के सामान को बिखेर देते हैं सिवाय अर्चना के कमरे के, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि घर के अंदर चोरी के लिए कुछ चोर घुसे, उन्होंने चोरी की और जब बीच में उसका पति और उसका बच्चा आया तो दोनों को मार करके वहाँ से भाग गए। इसके बाद में अर्चना का बॉयफ्रेंड अंदर से मेन गेट की कुंडी को तोड़ देता है और अर्चना को उसके कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है, बाहर से कुंडी लगा देता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। और फिर सुबह अर्चना ये सब दिखाने की कोशिश करती है जैसे उसका कमरा तो बाहर से बंद कर दिया गया था और वो अंदर सो रही थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। और उसके परिवार यानी कि उसके पति और उसके बच्चे की हत्या किसने की उसे कुछ अंदाज़ा नहीं है। बस वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी छाती पीट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश का बाकी परिवार, उसकी माँ, उसका भाई, ये सब बहुत ज़्यादा दुखी थे। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के बड़े भाई राजकुमार एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और उधर अर्चना के पिताजी तब के सीएम की सिक्योरिटी में थे। तो मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल चुका था। उधर गोरखपुर पुलिस के ऊपर लखनऊ से काफ़ी प्रेशर आ रहा था। डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी एसएसपी लव कुमार को कॉल करते हैं कि जो भी है आप खुद जा कर के देखिए और इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाइए क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एसएसपी लव कुमार खुद उस स्पॉट पर पहुंचते हैं, जगह पर पहुंचते हैं, एक एक चीज़ की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। सब चीज़ें, बिस्तर, हथौड़ा, लाश, अलमारी, सब कुछ। और उसके बाद में एसएसपी वापस से डीआईजी को कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर मामला कुछ और ही है। डीआईजी पूछते हैं कि क्या हुआ? मुझे लग नहीं रहा कि ये लूट के लिए किया गया मर्डर है। डीआईजी पूछते हैं क्यों, क्या बात है, ऐसा क्या लगा तुम्हें? उसके बाद में एसएसपी कहते हैं देखिए, पहली बात तो इसकी जो मेन गेट की कुंडी है वो अंदर से तोड़ी हुई है, लग नहीं रहा है कि बाहर से धक्का दे करके तोड़ी गई है। दूसरी बात यह है कि कहीं भी घर वाले और चोरों के बीच में झड़प के निशान नहीं मिले, यानी देख करके लगे नहीं रहा कि घर पर कहीं भी झड़प हुई हो चोरों के बीच और अर्चना के पति के बीच में। तीसरी बात, जिस हथौड़े से मर्डर किया गया वो हथौड़ा वहीं पर पड़ा है। प्रोफेशनल किलर्स इस तरीके की कभी गलती नहीं करते कि मर्डर वेपन को वहीं पर छोड़ जाए। अब दूसरी तरफ अर्चना बार बार एक ही बात बोल रही थी
कि मैं तो अंदर सो रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि उससे पूछा तक नहीं जा रहा था। एसएसपी को अर्चना के ऊपर शक हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, और जब तक सबूत नहीं तब तक वो कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन फिर वो आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के परिवार वालों से पूछताछ करता है। तो ओम प्रकाश यादव की माँ बागेश्वरी देवी बताती है कि अर्चना और मेरे बेटे ओम प्रकाश यादव दोनों के बीच में लगातार अनबन बनी हुई थी। दिसंबर 2015 से दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। इस बात से फिर से एसएसपी को अर्चना के ऊपर शक बढ़ जाता है। इसके बाद वो अर्चना के फ़ोन की सीडीआर निकलवाता है। उसमें पता लगता है कि अर्चना लगातार किसी एक नंबर पर बात करती रहती थी, और वो नंबर फिरोज़ाबाद का था। लेकिन उस रात वो नंबर भी वहीं एक्टिव था, यानी जिस रात मर्डर हुए उस रात वो नंबर भी उसी इलाके के आसपास एक्टिव था। अब एसएसपी के लिए इतना सबूत, इतने एविडेंस काफ़ी थे। उन्होंने अजय को उठाया। अजय पहले तो अपनी कहानी बताता है, लेकिन जब पुलिस उसके ऊपर प्रेशर डालती है तो वो सारी सच्चाई उगल देता है कि किस तरीके से फेसबुक के ज़रिए दोनों की बातचीत शुरू हुई, उसके बाद में दोनों में दोस्ती हुई, दोनों का रिश्ता जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर बदला, मिलने लगे, मैं उसके घर जाने लगा, वो लखनऊ मुझसे मिलने आने लगी, गोरखपुर के अंदर हम होटल्स के अंदर मिलते रहे। ये सारी चीज़ें जब पुलिस को बताई तो पुलिस ने तुरंत अर्चना को भी अरेस्ट कर लिया, और ये मर्डर केस मात्र 24 घंटे के अंदर ही सॉल्व हो गया। इसके बाद में अदालती दांव पेच शुरू होते हैं। 4 साल तक ये मुकदमा चलता रहता है, और आखिरकार 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर का सेशन कोर्ट दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाता है, यानी कि उम्र कैद। और फिलहाल दोनों अपने अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं।